अद्भुत कैसेट के सौजन्य से आज हम आप लोगों के समक्ष जो परम भक्त पूर्ण मल का इतिहास लेकर के चल रहे हैं, सुनकर के आपको अवगत होगा कि हमारे इसी पावन पवित्र भूमि में धर्म पर चलने वाले, हर दीवार से टकराने वाले एक नहीं अनेक बहादुर हुए, जो अपने इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा करके चले गए। दोस्तों, पंजाब मुल्क में सियालकोट नाम की जो छोटी सी राजधानी थी, जहाँ के महाराज शंखपति, जिनके घर में अंबादे नाम की रानी थी, वो शंखपति कि शंखपति गुणबान सुनो दे ध्यान सकल सरदारी, पते बेरताशील स्वभाव की अंबादे प्राणन प्यारी। महाराज शंखपति के घर में जो पतिव्रता स्त्री थी अंबादे, जिस रानी के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, एक दिन आंगन में बैठ करके वो महारानी विचार करने लगी और सोचने लगी, परमात्मा, अरे ईश्वर तेरी नजर निराली, आंगन में बैठ करके रोने लगी, सोचने लगी, अरे ईश्वर तेरी नजर है निराली, मोह नहीं दिया तेरे लाला लाली, और रानी की गोद नहीं खाली 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 रे गजब हुआ खाली, और तेरे नजर कहाँ पे डाली। अरे कोजू रोबे के साँझ सवेरे, तो है रोत है भुरानी राती, कोजू रोबत बखत परे पे, कोजू रोबत है तीज त्योहारी, और मैया रोबे के साँझ सवेरे, दुखिया रोती है भुरानी राती, कोई बखत परे पे भैया रोबे के बिना रोबत है तीज त्योहारी। दोस्तों, आंगन में बैठ करके जिस समय वो महारानी अंबादे रोने लगी हैं, एक पड़ोसन ने आकर के पूछा है, सहेली आज क्या कारण है, तेरे चेहरा पर उदासी क्यों है और रो क्यों रही है। सारी कहानी उसने कही और जवाब दिया, सहेली, दुख है इस बात का कि हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। उसी समय पड़ोसन रही समझाए, बाबा गोरख अगर मिल जावे, पड़ोसन रही समझाए, बाबा गोरख अगर मिल जावे, तू माने हमारी बात
के पुत्र हैं और उनके आशीर्वाद से तेरे गर्भ से कोई न कोई बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। उसी दिन से श्रोता बंधुओं, महारानी अंबादे जो थी गोरखनाथ के नाम की माला जपने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन शिष्यों को साथ लेकर के महात्मा गोरखनाथ शंखपति के बाग में आ पहुंचे। मालिन दौड़ी और वहां जाकर के उसने बताया, अंबादे से कहा कि तुम्हारे बगीचा में गोरखनाथ आ चुके हैं। तो अंबादे ने सोने का थान सजाया, अपनी सहेलियों से कहने लगी है कि बहन, बाबा गोरख जी बगिया में आई है, भी चलो देख आई है। समय श्रोताओं, महारानी अंबादे जाकर के पहुंची है बगीचा में और गोरखनाथ के चरणों में जब सर झुकाने लगी है तो महात्मा पूछने लगे हैं कि बेटी, भिखारियों के सामने और इस तरह से तुम सर झुकाए खड़ी हो, आखिर कहानी क्या है? कहने लगी, महाराज अगर आप पक्के साधु हैं तो खुद अंदाज लगाओ। एक अबला तुम्हारे सामने कुछ भीख मांगने के लिए खड़ी है। उसी समय गोरखनाथ ने कहा थोड़ी देर रुको। ध्यान दे के जब देखा है दोस्तों, 2 मिनट बाद जब आंखें खुली हैं तो आंखें सुर्ख लाल हैं और दांती को पीस करके कहने लगे, तू इस जन्म की लगाए है लेकिन तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई लड़का नहीं लिखा। उसी समय अंबादे रो करके कहने लगी, गुरुदेव कि बिन बेटा के यो बाबा मैं लौट न घर को जाइए। बाबा जी, अरे बिन बेटा के यो बाबा मैं लौट न घर को जाइए और पेट फाड़ के बगिया में अब ही हम मर जाए। साथियों, जिस समय महारानी अंबादे कहने लगी है, गुरुदेव अगर हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। मरने की जिद ठान करके जिस समय आगे को बढ़ी है, तब तक गोरखनाथ का एक शिष्य था अछूतनाथ, उसने जाकर के कलाई को पकड़ लिया और कहा, गुरुजी एक निर्दोष अबला तुम्हारे सामने अपने प्राणों की आहुति दे रही है, क्या तुम इसकी गोद नहीं भर सकते? अछूतनाथ ने समझाया, अगर तू ज्यादा हमदर्दी करता है तो तू ही इसकी गोद भर दे। कहने लगा, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो संतान पैदा मैं कर सकता हूँ।
मैं खुद अपने प्राण दे दूंगा और अंबादे का बेटा बन करके जन्म ले लूंगा। उसी समय गोरखनाथ ने कहा कि जाओ इसके होठों पर मुस्कुराहट लाओ। उस शिष्य ने वहीं अपने प्राणों को छोड़ा। आत्मा ने उदर में निवास किया। रानी जब घर चली आई तब क्या हुआ? अरे 9 महीना गए बीत रे के सुन ले सरदारी। 9 महीना गए बीत रे के सुन ले सब सरदारी। अम्बा देखे बेटा रे, अम्बा देखे बेटा रे, एक पैदा भो बलकारी। महाराज भूपले पंडित ले बुलवाए, पूरन मल लखनऊ नाम कुंवर को दीने दान सिया। ओरी भाईली ओरी बहनारी, घुटवन बेटा चली भव है। इस रानी मन में रहिए हर साए भोले भैया रे, घुटवन बेटा चली भव है। जिस समय अंबादे के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है साथियों, विद्वान ब्राह्मणों ने जिस बच्चे का नाम पूरनमल रखा है, देखने में बड़ा ही सुंदर था वो लड़का। जब कुछ बड़ा हुआ तो जित रोम झम ढोलक है, आलू मैठी पानी बोलत है साथियों। पूरनमल नाम जब उस बच्चे का रखा गया है तो धीरे धीरे जब वो लड़का कुछ और बड़ा हुआ, 5 वर्ष का जब हुआ है तो ये ध्यान रखना कि संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत। नीच ऊंच घर उपजे पर रहे संत को संत। पूरनमल को पुरानी याद बनी रही और वो महात्माओं के भेष में रहने लगा। देखा उसने घर में रह करके अब भजन में बाधा पड़ती है, इससे अच्छा तो यह है कि हमें बाहर जाकर के भगवान का ध्यान और भजन करना चाहिए। तो घर से निकल जाता है रात के समय और बगीचा में माली के लड़का के साथ में रात गुजारता है। वक्त गुजरता चला गया, पूरनमल कुछ और बड़ा होने लगा। इधर शंखपति जो थे वो दिन प्रतिदिन वृद्ध होते चले गए। श्रोताओ, तब तक देखा फूल चक्र ने अपने घर में कि मेरे आंगन में फूलमती नाम की दुल्हन जो है कब बन करके ससुराल को जाएगी। मेरी पुत्री विवाह के लायक है और हमें शादी की तैयारियां करनी चाहिए, किसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए, लेकिन शादी भी हम इस तरीका से नहीं करेंगे। तो अपने मंत्री से राजा ने बेटी की सलाह मिलाई, फूलमती के शादी कारण रोए भूख हलसाई। मंत्री से सलाह मिलाई और ये सोचा जिस तरह से द्रौपदी का स्वयंवर रचाया था महाराज द्रुपद ने, उसी तरह से हम अपनी पुत्री फूलमती का स्वयंवर रचाएंगे। जो कढ़ाई के तेल में झांक करके और मछली की आंख में तीर मारेगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। महाराज के दिल में अति भारी उम्मीद, लिख लिख चिट्ठी आज मंत्री ने दीनी तुरंत ही भेजी।
होली होनहार बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। होली होनहार बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। होली होनहार बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। दोस्तों, जिस समय फूल चक्र अपनी बेटी फूलमती का विवाह करने को तैयार हुए हैं, इधर उधर खत भेजे गए। चिट्ठी में साफ ये लिखा कि जो मछली की आंख में तीर मारेगा वही हमारी पुत्री के साथ में विवाह करेगा। तब तक फूल चक्र का मंत्री कहने लगा, महाराज, सियालकोट के बसने वाले शंखपति के लिए तुमने कोई खत नहीं भेजा, कहीं ऐसा न हो उनके हृदय में ये विचार आ जाए कि वो तो हमें भूल गए। तो एक पत्र शंखपति के लिए भी भेजा। उस समय शंखपति की उम्र कितने साल की थी सरवेश, मालूम है? लिखा कवि ने, शंखपति की उम्र जो 80 वर्ष की थी और ब्याह की चिट्ठी पढ़ने के बाद में मन में कछोर आने लगी और मन ही मन में सोचन लोगों के बुढ़ापे पे जतो अच्छी सुन ली परमात्मा ने। बड़ा खुश हुआ, फौज सजाई कि सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, और कंधा पे धनुष और बाण ले कहते गए हाथन में। सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण ले कहते गए हाथन में। दूसरो ब्याह करे को तैयार भो, फौज सजाई। अब बरात में जाए देखे ले, बराती लोग तैयार भय। कमर झूले दुई तलवारी, अब ले लेते गजवाल भय ठाड़े, साजन लगे अरे खजवानी। 80 साल की उम्र में विवाह करने जा रहा है गिरंदू। अरे प्यार बुढ़ापे पर नैनी गोर ढूंढ खुदिए जो पानी। एक कन्हैया कले शंखपति की कर दे ब्याह बुढ़ापे में जाएगी। फौज सजाई, सब सिपाही लोग सज कर के तैयार हो गए बारात में जाने के लिए। और बारात को लेकर के शंखपति जिस समय चले हैं श्रोताओं, उसी समय शंखपति ने ये कहा अपने नौकर से और मंत्री से, इशारा किया कि तुम बारात लेकर के चलो, हम अभी आ रहे हैं। मन में सोची कि शादी करवे को तो जाते हैं, लेकिन अपनी पहली रानी से नहीं कहा कि हम विवाह करने जा रहे हैं। तो चले और बारात को वहीं छोड़ा, घर पहुंचे। इधर उस रानी ने अपने पति को जब आते हुए देखा, अरे फौरन पलंगा ललकाओ, भाई पकड़े दुल्हा बैठाओ। अरे फौरन पलंगा ललकाओ, भाई पकड़े सैया बैठाओ। अब तो देखे पिया बदला
साथियों, अंबादे ने जिस समय बैठा लिया महाराज को और सजा धजा जब देखा तो पूछने लगी कि महाराज कहाँ जा रहे हो। सारी कहानी बताई और ये कहा कि कुसुम नगर के महाराज फूल चक्र की लड़की फूलमती का स्वयंवर है और हम स्वयंवर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो रानी कहने लगी महाराज इस 80 साल की उम्र में? बोले क्यों? समझा करके रानी कहने लगी कि प्राण प्रिया की प्राणपति सलाह मानिए नीक, महाराज इस बुढ़ापे में करना विभान ठीक। शादी करना उचित नहीं है महाराज, मुख्य बात तो ये है कि श्रवण सफेदी सुनो पिया, इन बालन पे आई गई है। ईसा देख लो राजा रानी समझाई रही है। ईसा देख लो ओ दुल्हा दुल्हन समझाई रही है। जवाब दो, शीशा में मुंह तो देखो कैसे बंदर जैसे होएगा। और तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो। और जैसे ही बने इतनी बात सुनी, खटिया पे बैठो तो सुपरीना पे हाथ धर के ठाड़ो और होएगा। क्या कहा? बूढ़ा बता रही हमें, ओ बेहूदी नारी तू कायर बनाई रही पंचानन को, और मैं कितना से बूढ़ो भाओ हला में नहीं बजाई रही गानन को। संगपति बोले भाई तो बूढ़ो बनाए दो तूने, हैं कुत्ती लड़ाई दे जाए दे, तू बड़ो समझे पहलवान समझे, अब तो नहीं लड़े के कान काटे हम। कितना से बूढ़ो भाव हरा मैंने बजाई रही गालन को। जैसे जब बात सुनी सोई महाराज की बाहें पकड़ के फिर भाई चारपाई पे बैठा लो। जगह देखो महाराज नाराज हुए भाई बात में दूसरी जो है कि कहीं मानो स्वयंवर को नहीं मती, कहीं मानो। क्यों न जाए स्वयंवर में, क्यों न जाए? तो समझा करके वो रानी कहने लगी है श्रीमन, बात ये है तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सी ताकत सरकार में न पावेगी, लखे गैरों को तुम्हें सींग पे नचावेगी। इसलिए बुढ़ापे में फदियत करइयो मती, कहीं मानो पिया मानो।
महाराज तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है और बुढ़ापे में विवाह करना उचित नहीं है। तुम्हारा लड़का पूरन शादी के लायक है और तुम अपने पुत्र की शादी करो। जो इतनी बात सुनी तो डुकरा बोलो ऐसे चना यूं जाते, अब तुम बात के पीछे पड़े रहेगी तासे जाए जरूर। कहने लगी चले जाओ। चले बारात में आकर के शामिल हुए और सब बारात वालों को बुला करके कुसुम नगर में जब पहुंचे हैं, जहां देश विदेश के नए नए राजकुमार मौजूद थे, फूलमती के साथ में विवाह करने की चाह में सब लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पहुंचे और जो 80 साल के बुढ़ा को आते वो देखो तो आपस में सब बातचीत करने लगे। एक बोलो सब स्वयंवर देखने के लिए आए, लेकिन जो डुकरा का लेबे को आओ। दूसरा बोलो हमें जब मालूम पता जो बुढ़ापे में सठे आएगा वो तासो आएगा। दूसरा बोलो सो ना है हमें जो लगते फूलमती को देख के लोभे आएगा वो तासो आएगा। तीसरा बोलो ऐसी बात ना है न्यू तो गो तो तासो आए। नाना प्रकार की बातें करने लगे और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, जाके चुपचाप बैठ गए। फूल चक्र के मंत्री ने आकर के आदेश दिया है कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो, एक एक करके उठो, मीन पर आकर के अपने पौरुष का परिचय दीजिए और हमारी पुत्री के साथ में विवाह कीजिए। जैसी जब बात सुनी है तो सब राजकुमार तो वैसे सब तमतमाने भाई बैठे थे, उठ के भाग खड़े भय। तो एक कहने लगा ऐसे नहीं, इन सब में जो सबसे बूढ़ो राजा हुए बाय पहले उठाओ, क्योंकि जकैया के हमारा नंबर ही ना आ पाओ। संघपति को उठाया गया और संघपति हाथ में धनुष बाण लेकर के जहाँ मछली टंगी हुई थी वहां जाकर के पहुंचे हैं। जो बाण छोड़ा वो बाण जाकर के मछली के आंख में लगा, वो नीचे आ गई। फूलमती ने जयमाला डाल दी। और दोस्तों जैसी फूलमती ने जयमाला डाली, फूलमती की सखियन ने जब 80 साल के बुढ़ा को देखो है सोई कोई नैन लगी और पूछन लगी, बोलन लगी कि हमें लगत जाके तो मुंह में एक दांत ना आ जाए, लपसी कर कर खवाइयो सारी जिंदगी। कहने लगी बहन किस्मत पर कोई जोर नहीं होता, सब राजकुमार भकियाते ही रह गए। एक बोलो उठ चलो होएगो स्वयंवर। जब बुढ़ा की पता ना किस्मत में काले को जान सबके मुंह पे तमाचो से मत दो। उसी समय दूसरा कहने लगा तो स्वयंवर में तो जीत गया, युद्ध में तो नहीं जीत जाएगा, हमला बोल दो, छीन लो लड़की को। कुछ लोग कहने लगे ऐसा समाज के मुताबिक नहीं है। विद्वान जो थे वो समझाते रहे हैं और मूर्ख गाल बजाते रहे हैं। सातों भामने पड़ी हैं, दुल्हन पालकी में बैठ के ससुराल को चली हैं। हाँ चली भैया ससुराली दुल्हने बन के चली ससुराली, दुल्हने बन के वे चली ससुराली। दुल्हने बन के चली भाई ससुराली, दुल्हने बन के चली ससुराली, दुल्हने बन के। पालकी में बैठ करके ससुराल में जब आई है, अंबादे ने जब ये सुना है कि हमारे पति माने नहीं और शादी करने के बाद में मेरी सौत को आंगन में ला रहे हैं, दासी को भेजा और ये कहा कि हमारी सौत को बुला करके ले आ। उस दासी ने जवाब दिया है फूलमती के पास जाकर के कि आपकी बड़ी बहन बुलवा रही है। तो बड़ी बहन का नाम सुनते ही सुनते उसके पैरों के तले धरती खिसक गई और महाराज से कहने लगी कि श्रीमान इस घर में नहीं जाऊंगी। मुख्य बात यह है कि जब एक तुम्हारे रानी थी फिर हमें व्यर्थ ले आए हो। कहने लगी तुमने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया। एक तुम्हारे रानी थी
लगे भैया मंत्री तुम ही कुछ सोचो और बताओ। मंत्री कहने लगा कि महाराज सौत के पास नहीं रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, दूसरा महल जो खाली है उस महल में से छोड़ दिया जाए। उसी समय अंबादे से अलग जो दूसरा महल खाली पड़ा हुआ था उस महल में उस रानी को छोड़ दिया गया। लेकिन क्षमा करें, समझदारी के लिए संकेत ही काफी होता है। कवि शिवराम ने तो यहाँ तक लिखा कि राजा की उम्र 80 साल की थी और फूलमती की उम्र केवल 22 साल की थी। और जो तो जानता ही हो लाला, भैंसा और बदिया को जब हर हो तो भरैया को सीधो को बहुना जात। कवि ने तो यहाँ तक लिखा कि रानी की चलती उमर गुइयाए सकी दीवानी, राजा में शक्ति नाई रे, राजा में ताकत नाई रे, गली ढली गई सदा जवानी। शादी करने के बाद महल में छोड़ने के बाद कभी संगपति ने उनसे यह भी नहीं पूछ पाया कि तुम भूखी हो या प्यासी रहती हो। महाराज के घर में दिल मचलाता है, बुद्धि करे न काम, कलेजा गोता खाता है। बिटिया मनई मन में कहा बिटिया मोय बूढ़ो मिलियो है, प्यारी मनई मन में कहे पिया मोय बूढ़ो मिलियो है। दोस्तों, फूलमती के साथ शादी करने के बाद में महाराज जब घर लेकर के चले आते हैं, लेकिन शादी करने के बाद कभी उनसे दिल की कहानी नहीं पूछ पाई। समय गुजरता चला गया। एक दिन फूलमती आंगन में बैठ करके सोचने लगी, परमात्मा क्या लिखा तूने मेरी किस्मत में। मन ही मन गिरा बिचारी है जा, पति से बड़ी खुआरी है पति ले तूने खबरी हमारी है जब अब बिरहा की मारी है पति ले तूने खबरी हमारी है जब अब बिरहा की मारी है दोस्तों, फूलमती महलों में रहने तो लगी है, लेकिन हृदय में बड़े विचार हैं। मन ही मन में ये सोच रही है कि परमात्मा क्या लिखा था तूने मेरी किस्मत में, जो हमारी जिंदगी का आनंद सब धूल हो गया। एक दिन पूरनमल सारे दिन जो अपनी माँ के पास रहता था, शाम को घोड़ा पर सवार होकर के चला है बाग की तरफ। उसी क्षण पूरनमल बगिया को चल दो के घोड़ा पर सवार। एक तो लड़का है रे राजा को तुझे रूप दो करतार, अरे गोला चेहरा ब्रह्मचारी को जुल्फे
पूरनमल की तरफ निहार करके फूलमती के हृदय में बड़े विचार आने लगे और मन ही मन में सोचने लगी, परमात्मा अगर मेरा पति होता तो ये होता। पूरनमल को जब देखा तब तक दासी आ गई और दासी से कहा कि बहन इधर आ, पीछे देखो। क्यों? अरे गुइया लखले पिछबारी, कहने लगी पीछे देखो। अरे बिना लखले पिछबारी, चारों तरफ घोड़ा की सवारी। अरे मेरे जब से सकल रे निहारी और मेरे बिरहा की लगी है कटारी। कहने लगी सहेली, ये घोड़ा पर सवार होकर के नौजवान कौन जा रहा है? दासी ने इशारा किया है कि ये तुम्हारी सौत का लड़का है और जब से समझदार हुआ है रात के समय कभी गांव में नहीं रुकता, सारे दिन महल में रुकता है और शाम को चला जाता है। फूलमती ने उस दासी के हाथ अपने हाथों में ले लिए दोस्तों और कहने लगी, सच कहना बहन, तू हमें कितना चाहती है? जवाब दिया, ये भी कोई बात रही। कहने लगी, तू मेरा एक काम कर दे कि चली जा बहन बगिया लो, कि चली जा बहन बगिया लो, कि हम जाने या तू जाने। कहने लगी, लिबाला बहन पूरन को, कि हम जाने या तू जाने। खबर ना होए मेरे सजन को, खबर ना होए मेरे सैया को, हम जाने या तू जाने। कहने लगी सहेली, तू इस ब्रह्मचारी बालक को बुला करके सिर्फ एक बार मेरे आंगन में ले आ तो मैं तुझे इतना इनाम दूंगी कि तू सारी जिंदगी बैठ करके खाएगी। उसी समय दासी कहने लगी, नादान, कम से कम ये विचार कर कि वो तेरी सौत का लड़का है और अपने बच्चे में सौत के बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। उसी समय दोस्तों कहने लगी बांदी से कि बहन, पकड़े हाथ में हाथ, सुनो मेरी बात यारी मेरी बहना, कि जाके बिजली से चमकत दांत गुइया छे नया रे परना। चली जा सहेली, चली जा। पकड़े हाथ में हाथ, सुनो मेरी बात यारी मेरी बहना, यारी मेरी बहना, जाके बिजली से चमकत दांत गुइया छे नया रे परना। मैंने जब से देखी सकल बिगड़ी गई, अकल का धीरे धरना, बन किए भोग बिलास के चैन परना। अत बहने बागलो जाइए रीन कर, बेटे बुलाई के लाइए रीन।
पकड़ करके उस दासी से और विनती करके कहने लगी है, सहेली मेरी बात समझने की कोशिश कर, सिर्फ एक बार उस ब्रह्मचारी बालक को बुला करके मेरी आंखों के सामने ले आ, तो मैं तेरे एहसान को कभी भूल नहीं सकती। दासी कहने लगी, देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, अभी तुझे कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन फिर का करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। समझाए कि बोली, अभी तुझे कुछ नहीं दिखा। वो घड़ी वो वक्त याद कर, एक दिन होई बूढ़ी रुकरिया सिकुड़ जाए सब कमर झुक के कमाल हुई हर पिटक जाए सब गाल, तब का चली है चाली उतानी, जब जवानी ना रहे। फिर का चली है चाली उतानी, जब जवानी ना रहे। फिर का चली है चाली उतानी। जो ये वचन सुने, फूलमती कहने लगी, अब मेरी समझ में आ गया। ओ बेहुदी नारी, आज किस चक्कर में डाल रही है, और 2 घंटा से नई नई कानून निकाल रही है। फूलमती कहने लगी, और नादान मेरी समझ में आ गई कि लातों की देवी कभी बातों से नहीं मानती दासी। 2 घंटा से नई नई कानून निकाल रही है। कहने लगी, मेरी समझ में आ गई कि तू इस तरह से नहीं जाएगी। अंदर गई, कोड़ा निकाल के ले आई। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, कोड़ा लेके हाथों, अरे दासी पे परिती तुराई रे। कोड़ा लेके हाथ नार बांधी पे परिती तुराई रे। मारे मारे के जाने बंधिया धरती पे लई दिगराई रे। और पैसे मारे चुटिया लौट की खाल झूल रह जाई रे। करिया पर गई ते हलली की तनी मार लगाई रे। आधार चेतन हिलकी सी भर गई, कछु समझ नहीं आई रे। अब ले ले हिलकी रोन लगी, रानी को बात बताई रे। दोस्तों, जिस समय मारते मारते उस बांदी को बेहोश कर दिया, उसी समय जवाब दिया है उस दासी ने, सहेली तू मुझे छोड़ दे, मैं पूरन मल को बुला करके अभी तेरे आंगन में ला रही हूँ। फूलमती कहने लगी, तभी चली जाती तो मैं तुझे कितना इनाम देती, लेकिन जाओ
छल से, धोखा से, किसी न किसी तरीका से सिर्फ एक बार उस ब्रह्मचारी बालक को बुला करके मेरी आंखों के सामने ले आ। श्रोता बंधुओं, दासी चली है रात के समय, सोचती जा रही है कि मैं क्या कहूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी, जिस बहाना से पूरनमल को घर तक कैसे लाऊंगी। हृदय में बड़े विचार हैं। अब चलती हुई आगे को बढ़ती हुई बाग में जिस वक्त पहुंची है तो माली के लड़का से पूरनमल ने कहा कि भैया मुझे मालूम पड़ता है बाग में कोई खड़ा है। माली कहने लगा न जाने कौन है। आगे बढ़ा, पूछने लगा कौन हो तुम। बताया कि मैं फूलमती की दासी हूँ। एकदम से दौड़ा और पूरनमल से कहा कि भैया मौसी की दासी आई है। पूरनमल आगे पहुंचा और कहने लगा कहो घर पर कुशल है, मेरी मौसी ठीक है। बांदी बोली लला अगर मौसी ठीक होती तो हम आधी रात में काय के लिए कबड्डी खेलती फिरती हैं। हाथ जोड़ के कही लला सुन सही गिराई उच्चारी है महलन में बीमार बेटा सौतेली महतारी। जवाब दो बेटा पूरन, तुम्हारी मौसी बीमार है, बहुत बीमार। बाकी होती पेट में पीर, होती पेट में पीर, धरे नहीं धीर सुनायो तारी। बात पूरन पूरन कई के रही किलकारी, पूरन पूरन कई के रही किलकारी। दासी ने जवाब दिया है कि तुम्हारी मौसी को उदर में दर्द होता है और तुम्हारी मौसी तुम्हारा नाम ले ले करके आंगन में सिसक रही हैं। पूरनमल तुम्हें बुला रही हैं, इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। पूरनमल ने सोचा कोई बात नहीं, मौसी और माँ में तो फर्क कुछ नहीं होता है, मेरी मौसी ने मुझे बुलाया तो हम जरूर जाएंगे। माली का लड़का कहने लगा दोस्त एक बात समझ में नहीं आई। क्या? माली कहने लगा समझ में ये नहीं आया, अगर मौसी के पेट में पीर होती तो राजा के पास जाती बेकच इंतजाम करते, और जब बाग में ऐसे मजी चली आई मानो इन पे हॉस्पिटल खोलो हुआ डॉक्टर को पकड़े बेगो आए तास जा दिन ते मौसी तेरी ब्याहे आई यारू बतलाई दे बल महल में तोई बुलाबाओ के बाद। और मालिक लड़का पूछन लगो कि बुलबाओ के बार प्यार कर गोद बिठाओ कब कब बन समझ के अपनो लला कटोरन दूध पियायो कब। जब से मौसी घर आई तो बुलबाओ कब कब लाड़ प्यार से ओ भैया तो गोद बिठाओ कब कब। जवाब दो कबहू और बुलाओ। पूरनमल बोलो सो तो कबहू ना बुलाओ। तो माली का लड़का कहने लगा न जाओ दोस्त, रात में जाना खतरा से खाली नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, न जाओ। कि फौरन दयो जवाब कही महताब यार सुन मेरे, कोई सदम बाही आखिरे के बीरन मेरी फड़के रे। माली कहने लगा भैया पूरन, मौसी के घर में जाना ये खतरा से खाली नहीं है, इसलिए अभी न सुबह चले जाना। मित्र सुन मेरे, मित्र सुन मेरे, कोई तगा महल मौसी के नजर पड़े रे, तगा महल
सुबह जब हम चलेंगे तब चल करके देखेंगे कि मौसी की क्या दशा है। उसी समय दासी आगे बढ़ी और कहने लगी, लाला पूरनमल, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी मौसी की दशा क्या है? कहूं हार कहूं चीर रही सकल सुधि भूले, मारे डारे नारी को कोई पसली में को सूल। पूरनमल, अरे पसली में को सूल बड़ी बेकल घबराई रही है, चलियो बेटा संग तुम्हें या बही बुलवाई रही है। तुम्हारी मौसी घर में बुलवा रही है, इसलिए मेरे साथ शीघ्र चलो। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी मौसी सुबह तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तुम मेरे साथ चलो। तो उसी समय दोस्तों, जिस दम पूरनमल हुआ चलबे को तैयार, और ठीक सामने हुई गई जकी उगली पड़ी तलवार। चलबे को जब तैयार भव है, सामने से छींक हो गई, म्यान से तलवार निकल के बाहर गिर गई। तो मालिक के लड़का ने फिर पकड़ लिया और कहा कि दोस्त न जाओ, मेरा कहना मानो। पूरनमल कहने लगा, देख बांदी की इतनी औकात कहाँ है जो इतनी देर तक झूठ बोलती। मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं होता, मैं मौसी के पास जाएंगे, बहुत जल्दी लौट करके आ जाएंगे। तो कहने लगा, अगर नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। उस माली ने कहा कि